आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेडिसिन्स जो हमल के दौरान आपको जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमल के दौरान हर किस्म की दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ छोटे-मोटे जो आपको घरों में बैठे इश्यूज़ जो हैं वो हो जाते हैं, उनके लिए जो दवाइयाँ आप खुद आराम से खुद जाकर फार्मेसी से खरीद सकते हैं, जिसमें ना तो फार्मेसी वाले कोई प्रॉब्लम करते हैं कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और ना ही स्पेसिफिकली आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। आज हम उन सब दवाइयों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास टेबल पे बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हैं। हम इन सबको वन बाय वन आपके इश्यूज के साथ डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा जब भी मेरे पास एक कपल आता है तो मैं उनको ये बताती हूँ कि आई वांट माय पेशेंट्स टू एंजॉय देयर प्रेगनेंसी। अब वो एंजॉय प्रेगनेंसी किस तरह से हो सकती है कि आप अपने डॉक्टर की बताई हुई जो गाइडलाइंस है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली फॉलो करेंगे, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करेंगे। हमारे पास 3 तरह के पेशेंट्स आते हैं, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी है गूगल पेशेंट्स। अब गूगल पेशेंट्स ये होते हैं कि हम उनको जो भी दवाई बता रहे हैं, वो पहले जाके उसकी गूगल पे रिसर्च करते हैं, फिर वो हमारे साथ उसकी जो है वो एक डिटेल्ड किस्म की डिस्कशन करते हैं। बताना मैं ये चाहती हूँ कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, बल्कि कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कभी भी ये नहीं चाहती कि वो अपने पेशेंट को कोई ऐसी दवाई दे जो उसके लिए या उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो। तो ऑब्वियसली आपको जो दवाई बताई जा रही है, मैं उस पर स्ट्रेस ऑन करूंगी कि हम उसको सब रिसर्च कर चुके हैं कि वो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद है, इसीलिए आपको बताई जाती है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके यस डेफिनेटली उनके साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम इस दर्जे की होती है कि हमें उसको वे एंड बैलेंस करना होता है कि हमें उसके फ़ायदे ज़्यादा देखने हैं या उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कि मैनेजेबल हैं, उनको देखना है। सेकंड कैटेगरी ये होती है कि जो मल्टीपल डॉक्टर्स को विज़िट्स करते हैं, मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शंस लेते हैं, लेकिन दवाई कोई भी नहीं लेते। उनके लिए भी मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेने से आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, बल्कि आपको उस पे लिखी हुई दवाई को इस्तेमाल करना है। और थर्ड कैटेगरी वो है जो बहुत रिलीजियसली अपनी डॉक्टर के एडवाइसेस को फॉलो करते हैं। मेरी ये वीडियो कैटेगरी 4 के लिए है और वो है जो कि या तो जिनके पास डॉक्टर के पास जाना मुश्किल है, वो किसी भी वजह से वो डॉक्टर को विजिट नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ये मसाइल होते हैं, तो उनके लिए जो दवाइयाँ सेफ हैं आज हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है ये गोली, जिसको आप सब जानते हैं। जी हाँ, ये है पैनाडोल। पैनाडोल के बारे में एक तो ये है कि ये बहुत मिसयूज और डिसयूज की जाती है। वो किस तरह से कि पेशेंट्स अपनी तरफ से इसकी हाफ डोज लेते हैं। एक गोली पैनाडोल फॉर एन एडल्ट इज नॉट एन एक्यूरेट डोज। पैनाडोल की डोज है 2 गोलियां। आप जब भी लें तो प्लीज 2 गोलियां लें, एक गोली से आपकी तबीयत मजीद खराब होगी। आप चाहे इसको दर्द के लिए लें, चाहे इसको बुखार के लिए लें, जब भी लें तो आप पैनाडोल की 2 गोलियां लें और ये गोलियां सेफ है। सेकंड हम आते हैं, जिस तरह कि आजकल सर्दियां हैं, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, उसमें एंटीहिस्टामिन्स यानी कि एलर्जी की गोलियां सेफ है। किसी भी किस्म की एलर्जी की गोली जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ है। इसकी डोज जो है वो एक गोली आपने दिन में 1 से 2 दफ़ा लेनी होती है। ये आप किसी भी फार्मेसी पे जाके कोई भी एंटी एलर्जी जो है वो मांग सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसके इस्तेमाल में भी कोई इशू नहीं है। सिमिलरली उसके साथ कफ सिरप्स, ऑल टाइप के कफ सिरप्स जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ हैं, बल्कि आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। खांसी अगर लंबी हो जाए तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक होती है। सो अगर आपको लगे कि आपको खांसी या नज़ला हो रहा है तो प्लीज़ एंटी एलर्जी और कफ सिरप आप ज़रूर ले सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कि शुरू के 3 से 4 माह होते हैं, बहुत पेशेंट को तेज़ाबियत होती है और फिर उसी तरह 7वें 8वें 9वें महीने में ये तेज़ाबियत और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। उसमें एक राइज़िक कैप्सूल है जो हम देते हैं, जो कि आपको ईज़िली जो है फार्मेसी पे अवेलेबल होता है, आप इसको ले सकते हैं। आपने इसको एम्प्टी स्टमक सुबह उठ के खाली पेट लेना है। उसके 20 मिनट या आधे घंटे के बाद आपने कोई भी जो आप अपना फूड वगैरह लेना चाहें वो ले सकती हैं। सिमिलरली म्यूकेन सिरप, ये वाइट कलर के सिरप्स होते हैं जो कि एंटासिड्स होते हैं। आप खाना खाने के बाद इसको स्पेशली मैं एडवाइस करती हूँ कि आप फ्रिज में रखिए ताकि ये ठंडे हों। जब आप खाना खा लें तो खाना खाने के
फ़ौरन बाद आप इसके 2 बड़े चम्मच जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एसिडिटी से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर आते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ आप इसबगोल को आप रेगुलरली यूज़ करें, गर्म दूध में चाहे इस्तेमाल करें, गर्म पानी में इस्तेमाल करें, कहवा में इस्तेमाल करें। ये एक फाइबर होता है और ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है। लेकिन अगर इसबगोल से आपका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, तो फिर मार्केट में या फार्मेसीज़ पे आपको बहुत सारे स्टूल सॉफ्टनर्स मिलते हैं। आप उनकी डोज़ होती है, इसमें एक लिड होता है जिस पे निशान लगा होता है 35 ml। आप 35 ml जो है अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट डेली और एवरी अल्टरनेट डेज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है, बहुत सारे पेशेंट्स को बर्निंग रहती है, यूरिनरी बर्निंग रहती है, पेशाब करते हुए जलन होती है उनको। तो उसमें जो है आपने ये क्रैन मैक्स, इसमें क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट होता है। आप इसको डेली ले सकते हैं फॉर 10 डेज। हर महीने में 10 दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे आपको मसाने की जलन, पेशाब की जलन, लोअर एब्डोमिनल पेन और पेशाब करते हुए जो दर्द होता है उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा सिट्रो सोडा साशे है, ये भी यूरिनरी बर्निंग में बहुत हेल्पफुल होता है और मैदे की जलन के में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। सो अर्ली प्रेगनेंसी में फॉर स्टमक और इंडाइजेशन आप सिट्रो सोडा साशे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक आता है विंटोजिनो, जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं, कभी न कभी ज़रूर इस्तेमाल किया है। विंटोजिनो का प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रोल है। वो ख़वातीन जिनको लोअर बैक एक होती है, उनके लिए विंटोजिनो बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा-सा ड्राई होता है, इसलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि इसको या तो वैज़लीन में मिक्स करके लगाएँ या फिर थोड़े से ऑलिव ऑयल में मिक्स करके, तो हल्के हाथ से बैक का मसाज करना है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने पेट पे या फ्रंट ऑफ लोअर एब्डोमेन से पे इसका मसाज नहीं करना। आपने सिर्फ लोअर बैक पे विंटोजिनो का मसाज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और हमारे पास है हाइजीन वॉशेस। वो ख़वातीन जिनको वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है, जो कि कई दफ़ा इन्फेक्टिव भी होता है, ख़ारिश होती है, स्मेल आती है और कई दफ़ा क्लियर भी होता है। तीनों सूरतों में अगर आप हाइजीन वॉशेस यूज़ करेंगे, आप किसी भी ब्रांड का हाइजीन वॉश यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके साथ ही है कि ये इस्तेमाल करने से, ये नॉर्मली जिस तरह से हम हैंड वॉश, फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम इसको अपने इंटीमेट एरिया पे वॉश करते हैं। लेकिन जब आप यू आर डन विद द वॉश, आपने एरिया को अच्छी तरह से डैप, ड्राई और क्लीन करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके डिस्चार्ज से होने वाले प्रॉब्लम से आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। इन द एंड मैं यही कहूँगी कि ये वो सारी मेडिकेशंस हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत सेफली इन मेडिकेशंस को यूज़ कर सकती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी रिसीव होते हैं कि जी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली ये डुफेलेक के बारे में, स्टूल सॉफ्टनर्स के बारे में, मैदे के कैप्सूल्स के बारे में पूछा जाता है। तो आई एम श्योर कि अगर आपने मेरी ये वीडियो डिटेल से देखी है, तो अब आपके सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और इसको सदका जारिया के तौर पे अपनी फैमिलीज़ में और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। थैंक यू।